जारी के सेशन में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं रेहान खान सूरी साहब, जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के। साथ ही साथ अगर मैं इनका तारुफ करवाऊं तो ये एडवाइजर भी हैं एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। साथ ही साथ कैरियर एक्सपर्ट एक शो आता था जी न्यूज ग्रुप की तरफ से, परवाज, उसमें भी एडवाइजर रहे हैं, कैरियर एक्सपर्ट रहे हैं हमारे साथ। इसी के साथ वो फॉर्मर ट्रेजरर भी हैं दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन के, और इसी के साथ साथ वो लाइफ मेंबर भी हैं IICC लोधी रोड के। तो आज मैं आपका इस सेशन में, लॉकडाउन डायरी के सेशन में द विंग्स ऑफ डिजायर की तरफ से मैं जावेद अख्तर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका स्वागत करता हूं मैं लॉकडाउन डायरी के सेशन में। तो सर, हम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लोग आज आपको सुनने के लिए, सबसे पहले अगर मैं आपका तारुफ करवाऊं, इंट्रोडक्शन, जहां तक मुझे खबर मिली है कि आप कासगंज से ताल्लुक रखते हैं, आपकी हाई स्कूल की पढ़ाई कासगंज से हुई है। उसी के साथ साथ फिर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि उन्होंने BSc इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई 1991 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पूरी की। उसके बाद अपने सफर को पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी की तरफ ले गए और वहां से मास्टर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की 1993 में, और उसके बाद फिर PhD की उन्होंने मैनेजमेंट में, और उसकी डिग्री हासिल की 2013 में। और आज वो पोस्ट पर है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर की हैसियत से जामिया मिल्लिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो मैंने तारुफ किया है, जो आपका मैंने इंट्रोडक्शन बताया है, उसका आज तक का कैसा रहा, कैसे आपके एक एक अचीवमेंट्स रहे, ताकि व्यूअर्स को आपके अचीवमेंट से कुछ सीखने को मिले। जो आज हमारे साथ इस जो लोग जुड़े हुए हैं, जो व्यूअर्स जुड़े हुए हैं आपको सुनने के लिए, वो आपको सुन पाए और आपके पीछे की जो हिस्ट्री है उसे जान पाए आपके इंट्रोडक्शन के हिसाब से। तो प्लीज सर, आप इंट्रोडक्शन से अपना शुरू कीजिए, हमें कुछ अपने बारे में बताइए सर। जी, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा विंग्स ऑफ डिजायर का, मुझे ये उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं कुछ बच्चों के रूबरू आ सकूं, और खास तौर से साइमा का, जिन्होंने मुझे कनेक्ट किया विंग्स ऑफ डिजायर के साथ। सबसे पहले शुक्रिया, और आपको मुबारकबाद कि आप इस लॉकडाउन में, इस मुश्किल वक्त में, जो हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक मुश्किल वक्त है, और खासतौर से हमारे यंगस्टर्स जो जाहिर है खुली फिजा में हवा लेते थे, जो सांस लेते थे, उड़ते थे और जगह जगह जाते थे, वो भी बेचारे मजबूर हैं, घरों में बंद हैं इस वक्त। तो सबके लिए बहुत अहम ये इस तरह का आपने प्रोग्राम चलाया, उसके लिए आपको मुबारकबाद और शुक्रिया। जहाँ तक बात अचीवमेंट की, तो मैं कासगंज से मेरा ताल्लुक है। मैंने 10वीं क्लास अपनी कासगंज में एक स्कूल है जिसका नाम मैं यहाँ जरूर मेंशन करना चाहूंगा, श्री गणेश इंटर कॉलेज। तो श्री गणेश इंटर कॉलेज से मैंने 10वीं, और उस वक्त फिर एक अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों की सपोर्ट और खासतौर से मेरी वालदा साहिबा की सपोर्ट से उन्होंने कहा बेटे आप बाहर जाएं पढ़ने। मैं दिल्ली तक आ गया, और दिल्ली में मुझे कुछ मेरे उस वक्त बड़े थे जिन्होंने मुझे गाइड किया, और मुझे जामिया मिल्लिया में एडमिशन मिल गया। तो उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग 91 में अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास की, और मैंने अपना सफर इंडस्ट्री से शुरू किया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली उस वक्त जब हिंदुस्तान में नया नया इकोनॉमी लिबरलाइजेशन हुआ था। ये आप सबको पता होगा, 1992 के शुरुआत में मल्टीनेशनल कंपनीज आना शुरू हुई, और उस वक्त अल्लाह ने मुझे कुछ इस तरह से नवाजा कि मुझे बड़ी कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिला। और उनमें बड़ी कंपनीज में आप शायद सब जानते होंगे, पेप्सिको का नाम बहुत ऊपर है। मैंने पेप्सिको के साथ काम किया, कोक के साथ काम किया, और 11 साल इंडस्ट्री में काम किया, कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ काम किया उस वक्त। 2002 तक मैंने इंडस्ट्री में काम किया, और अल्लाह के फजल से काफी नई नई चीजें और दुनिया को देखने का मौका मिला। उसके बाद मेरे दिल में जरूर एक कहीं ना कहीं खटक थी कि जिस तरह से मैं एक छोटी जगह से हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनको जरूरत होती है इस बात की कि उनको इंडस्ट्री कनेक्ट मिलना चाहिए, उनको गाइडेंस मिलनी चाहिए। तो मैं करियर गाइडेंस, करियर मैनेजमेंट की फील्ड में आ गया,
और मुझे फिर ये लगा कि इंडस्ट्री में रहते हुए मैं शायद इतना वक्त नहीं दे पाऊंगा, तो मैंने अपने आप को फिर तैयार किया कि मैं एकेडमिक्स में। फिर मैंने उसके बाद मैंने अपनी पीएचडी ज्वाइन की और हमदर्द यूनिवर्सिटी ज्वाइन की 2002 में। जब उसको पोजीशन होती थी रीडर, जिसको कहते थे अब एसोसिएट प्रोफेसर के नाम से होती है, उसको मैंने एज ए रीडर ज्वाइन किया जामिया हमदर्द में। और जामिया हमदर्द के बाद फिर वहाँ भी मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट पूरी यूनिवर्सिटी का देखता था, मैंने एस्टेब्लिश किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। और उसके बाद फिर मूव किया जामिया मिल्लिया में, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एज ए प्रोफेसर टीपीओ की हैसियत से 2006 में। तो पिछले तकरीबन 13 साल प्लस हो गए मुझे जामिया मिल्लिया में। और इसमें जो असल मकसद था मेरा एकेडमिक्स में आने का, वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं उन बच्चों से जरूर टच में आऊं, उन बच्चों की सपोर्ट में आऊं जिस तरह मैंने बहुत अपनी लाइफ में अनगाइडेड चीजें की उस वक्त। बहुत सारी सपोर्ट शायद नहीं थी उन लोगों की जो गाइडेंस होती है, जिस तरह की गाइडेंस कहते हैं। लेकिन दिल्ली में होने की वजह से बहुत सारी कहते हैं ना, आपको बाय डिफॉल्ट चीजें मिल जाती। तो ये दिल्ली में होने का एक फायदा होता है बहुत सारे बच्चों को कि आप दिल्ली में अगर है तो आपको बहुत सारी सपोर्ट मिल जाएगी। तो इसलिए उस वक्त दिल्ली में होना एक फायदेमंद था। और मुझे फिर अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने दी कि मैं एक मल्टीनेशनल में, उस वक्त न्यूयॉर्क से मेरा अपॉइंटमेंट हुआ पेप्सिको में, और मुझे जिम्मेदारी मिली नेपाल ऑपरेशंस की। और मैंने पूरे नेपाल ऑपरेशंस को एक उस वक्त शायद मैं ये कहूँगा बहुत कम उम्र में, मेरी उम्र तकरीबन शायद उस वक्त 27-28 साल की रही होगी जब मैं पूरा नेपाल देखता था पेप्सिको के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बार देखिए, मैं बच्चों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज जरूर आती। आपको एक तो हिम्मत रखनी है और मेहनत बहुत करनी है। देखिए मेहनत कहते हैं देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द हार्ड वर्क। तो अगर आप मेहनत करेंगे और हिम्मत रखेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और बहुत बार हमें जरूरत होती है छोटे छोटे गाइडेंस से, हम बहुत आगे चले जाते हैं। कहीं ना कहीं कोई गाइड आपको करना होगा। बहुत बार हमें ऐसे मेंटर्स मिलते हैं, ऐसे गाइड मिलते हैं, जो मेंटर जिनका नाम नहीं होता, जिनका गाइड नाम नहीं होता, जिनका टीचर नाम नहीं होता, लेकिन वो होते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। सिर्फ एक चीज जरूर मैं ये कहना चाहूंगा खास तौर से, मुझे लगता है कि हमारे काफी बच्चे इस तरफ अभी आ रहे हैं। देखिए आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचिए कि मैं क्या दे सकता हूँ। आपकी जो भी हैसियत है, हैसियत मतलब अगर आप स्टूडेंट है तो आप एज ए स्टूडेंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द कम्युनिटी, टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स। तो इस चीज का खास ख्याल रखना है कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। आप दूसरों के एक्सपेक्टेशंस ना रखते हुए ये जरूर देखें। और इस खास तौर से इस चीज को अगर आप फोकस करेंगे तो आप कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। आप पहले अपना पूरा करेंगे। अगर आप अपनी इसी मुझे एक हाफिज बनारसी का एक शेर याद आता है। जरूर आप हाफिज बनारसी साहब कहते हैं कि चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है, थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। तो आपकी जो शख्सियत है, जो अभी तक का सफर रहा है, वो कुछ इसी लफ्जों का रहा है। और इसी के साथ साथ मैं सर आपको ले जाना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स और हमारे क्वेश्चन और आंसर सेशन की तरफ, जहाँ पर आपसे स्टूडेंट जो तलबा हैं उनके कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ही क्यूरियसनेस से पूछना चाहते हैं। बहुत क्यूरियोसिटी है उस क्वेश्चन को पूछने की कि कुछ क्वेश्चन है तलबा की तरफ से। तो मैं तलबा की तरफ से उनका होस्ट, उनका दोस्त, मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहूंगा सर। कि मेरा सबसे पहले सवाल कि आजकल हम जैसे देख रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन 4.0 भी स्टार्ट होने वाला है। तो इस पूरे लॉकडाउन के चलते और जैसे क्राइसिस रहे हैं इंडिया के अभी तक, जो दिसंबर से लेकर अभी तक क्राइसिस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की ग्रेजुएशंस की लास्ट ईयर, लोगों के मास्टर्स की लास्ट ईयर, लोगों के एमबीए की लास्ट ईयर खराब हुई है, जहाँ तक बहुत फर्क पड़ा है उनकी स्टडी पर। तो मैं एज अ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर आपसे जानना चाहूंगा कि आप उनके लिए क्या कहेंगे जिनके लिए ग्रेजुएशन खराब हुई है, एमबीए खराब हुई है, उनकी लास्ट ईयर, उनका मास्टर खराब हुआ है और उन्हें आगे कुछ ना कुछ एमबीए में करना था, एमबीए में एडमिशन लेना था, उन्हें मास्टर में एडमिशन लेना था। तो अब वो क्या करें ऐसे लॉकडाउन में, क्या करें जहाँ पे इतनी क्राइसिस है? जी जी जावेद साहब, सबसे पहले मैं माजरत के साथ ये कहूंगा कि कुछ भी खराब नहीं। देखिए ये सबसे पहले बच्चे समझ लें कि ये एक अपॉर्चुनिटी।
देखिए ये सारे बच्चे जो फाइनल ईयर में है वो इसको एक अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी को जब आप लेके मानेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। एक अपॉर्चुनिटी मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखिए जो लोग भी इस वक्त ख्वाह है हायर स्टडीज में जाने के और जिनका टारगेट MBA है या फर्दर हायर स्टडीज है, उसके लिए उनको 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए। ये पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना था, आपने अपने एग्जाम की तैयारी करनी थी, आपके एग्जाम आपको वक्त मिल गया 2 महीने का एक्स्ट्रा, आपको वक्त मिल गया, सिर्फ घर पे बैठ के आप पढ़ाई करें। तो आप ये सोचिए पॉजिटिवनेस नहीं है इसमें, तो ये पॉजिटिव है इसका, ये अपॉर्चुनिटी है कि आप खराब क्यों समझती हैं। नंबर 1 इसको ये मान के चलिए कि जो लोग हायर स्टडीज में जाना चाहते थे। देखिए दूसरा क्या है कि जितने एंट्रेंस एग्जाम थे, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सब आगे बढ़ गए, तो आप में सब में आपको वक्त मिल गया। तो आप जो लोग भी एंट्रेंस एग्जाम जितने भी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम से, सबके लिए आपके पास वक्त है, आप तैयारी करिए अच्छी तरह से। और दूसरी जो अहम बात है जो आपने कही कि जो लोग फाइनल ईयर में हैं, देखिए फाइनल ईयर वालों को थोड़ा सा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि परेशानी का वक्त है, थोड़ा सा इकोनॉमी में एक झटका लगा है। तो अब इस वक्त समझदारी का ये तकाजा है कि आप ये जरूर देखें कि अब मेरे लिए चेंजेस क्या हो रहे हैं। सो नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द चेंजेस। जो पोस्ट कोविड है, पोस्ट कोविड-19 जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे फोरम्स पे डिस्कशन चल रहे हैं, काफी इंडस्ट्रीज से हम बात कर रहे हैं और ये हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री होगी क्या जब हमारा लॉकडाउन खुलो होगा, जब हम नॉर्मल होंगी सिचुएशन, जिसको हम न्यू नॉर्मल कह रहे हैं। ये बच्चे समझ लें, आजकल एक टर्म आई है न्यू नॉर्मल। जो न्यू नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं, जो पोस्ट कोविड-19 की बात कर रहे हैं, वो होगा कैसा, वो इंडस्ट्री कैसी होगी, वो जॉब्स कैसी होंगी। देखिए उसको जरूरत है समझने की। मुझे लगता है कि आपके पास, जाहिर है आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड है अपने टीचर्स के साथ, अपने बड़ों के साथ, सीनियर्स के साथ, एलुमनी के साथ। आप जरूर ये आइडेंटिफाई करें कि आप जिस एरिया में हैं, आपने जिस एरिया में पढ़ाई की है, उस एरिया की जॉब्स में क्या चेंजेस आने वाले। मिसाल के तौर पर टीचर्स, अगर टीचर्स को देखें आप, जिन लोगों ने BEd किया है, जिन लोगों ने MEd किया है, जिन्होंने डिप्लोमा इन टीचर्स एजुकेशन किया है, DLED जिसे कहते हैं, उन लोगों के लिए ये बात समझनी है कि अब आने वाला वक्त में क्या चेंजेस आएंगे, मुझे किस तरह की टीचिंग जॉब में जाना होगा। इस तरह इस चीज को जरूर समझें कि आपको अब टीचिंग जॉब में जाना है जो ऑनलाइन टीचिंग बेस्ड होगी, जो ब्लेंडेड टीचिंग होगी। इसलिए आपको अपने आप को टेक्नोलॉजिकली, यानी कि आप होने चाहिए। तो इस तरह के, इसी तरह से जितनी जॉब्स हैं, देखिए जो पॉजिटिव मैं चीजें बता दूं जरूर उन लोगों के लिए जो फाइनल ईयर पास कर रहे हैं। हमने अभी जामिया मिल्लिया में ऑनलाइन प्लेसमेंट शुरू किए हैं और तकरीबन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 कंपनीज अभी हमें मई में, हमने जिनसे हमारी बात चल रही है, वो शायद हमें हमारे यहाँ से रिक्रूट करेंगी। दर्शकों को बता दूं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 10 मई से ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस शुरू करने वाला है, ऑनलाइन काउंसलिंग। ऐसा ही है सर। और 18 मई से भी कुछ प्रक्रिया शुरू होगी जामिया मिल्लिया इस्लामिया की। जी सर, ऐसा ही मैंने ठीक पढ़ा है? मैं आपसे जानना चाहूंगा, 10 मई से हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन काउंसलिंग। जी, हमने बिल्कुल सही पढ़ा है। 10 तारीख से हमने काफी वेबिनार्स और जी, आवाज आ रही है सर आपको? जी बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ कि 10 मई से हमने वेबिनार और इंटरेक्टिव सेशन शुरू किए ऑनलाइन। जो भी आपकी आवाज बार-बार कट के आ रही है मुझे, तो पता नहीं मेरे नेट में परेशानी है या आपके नेट में, आई डोंट नो। मैं आपको खामोशी के साथ सुन रहा हूँ, आप कहिए सर। जी आप फरमाइए सर। आवाज आ रही है मेरी? फरमाइए सर। जी आ रही है। ऑनलाइन जो हमने शुरू किया था वो 10 तारीख से शुरू किया ऑलरेडी। 10 तारीख को हमने ऑनलाइन इंटरव्यूज पे जो टेक्निक्स है उस पे एक वेबिनार किया। उसके बाद हमने अभी 13 तारीख को एक गेटिंग रेडी फॉर वर्चुअल इंटरव्यूज, उसमें वर्चुअल इंटरव्यूज में किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से वर्चुअल इंटरव्यूज को फेस करना है, उसके लिए एक बहुत सीनियर VP HR को रिक्वेस्ट की थी, वो थे उसमें। उसके बाद अभी हम और भी कुछ सेशंस कर रहे हैं उन बच्चों के साथ जो खासतौर से अभी इंटर्नशिप और जॉब्स के इंटरव्यूज में जाएंगे, जो हम मेरे ख्याल से शायद सैटरडे से शुरू कर देंगे, लेकिन मंडे से भी कुछ शेड्यूल्ड है, लेकिन सैटरडे भी कुछ शायद प्री शेड्यूल्ड हो रहे हैं, बट हमने टारगेट अभी मंडे से शेड्यूलिंग का रखा है।
आज हमने पीपीटी किए, दो पीपीटी थे हमारे, एनआईटी टेक्नोलॉजीज और बायजूस ने, दोनों ने प्रोफाइल अपने फॉरवर्ड की। एनआईटी में 100 पोजीशंस है और बायजूस में भी तकरीबन इतनी ही पोजीशंस है। तो नंबर ऑफ पोजीशंस है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि कहीं पोजीशंस ज्यादा है, उन्हें लोग चाहिए अच्छे। खासतौर से अगर आप देखें तो ऑनलाइन सेल्स में, ऑनलाइन। अब मैं बच्चों को यह बताना चाहूंगा कि जो बच्चे हमारे खासतौर से एमबीए वगैरह में हैं, उनको थोड़ा एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। आजकल बहुत सारा डाटा एनालिटिक्स पे काम है और बहुत सारा ऐसा इस तरह का रिसर्च एनालिस्ट बेस्ड काम है, बिजनेस एनालिसिस का काम है, जो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको थोड़ा सा अपना कंटेंट राइटिंग पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, खासतौर से जब आप मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करते हैं तो आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। ये मेरा मैं कहना चाहता था। जहाँ एक थोड़ा सा मैं और कहना चाहूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पे, वो भी आप शायद लेंगे ही, तो मैं आप देख लीजिएगा कि मंसूर भाई हैं। मंसूर भाई पूछ रहे हैं कि आप जो ऑनलाइन काउंसलिंग करने वाले हैं, तो उस ऑनलाइन काउंसलिंग में 2018 के पास किए हुए स्टूडेंट्स जो बीई सिविल इंजीनियर से हैं, बीई सिविल से हैं, क्या वो शिरकत कर सकते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? 2018 पास आउट बीई। ठीक है, मैं समझ गया। 2018 या 2019 पास आउट जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, काफी बच्चे हमें अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि जिनको जरूरत है नौकरी की, तो उनको हम बिल्कुल सेपरेटली, लेकिन उनको अलग से हम एक प्रोसेस में लाएंगे, क्योंकि जो कंपनीज जब आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए, तो उनकी एक अपनी एलिजिबिलिटी होती है। तो अगर कंपनी अलाउ करेगी तो डेफिनेटली उनको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कंपनी ने अगर 2020 पास आउट मांगे, 2019 पास आउट मांगे, तो हम उसमें हम दखल नहीं दे सकते। लेकिन जो बच्चे हमारे पुराने हैं, वो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल का जो ईमेल आईडी है वो हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। वहां से आप देख के हमें मेल लिखें, हम आपको बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर मदद करेंगे। इस वक्त हमारी कोशिश ये है कि हम उस बच्चे की मदद करें जिसको हमारी जरूरत है। जी सर, मैं इसी के साथ आपसे अगला सवाल करना चाहूँगा कि कुछ बच्चों का सवाल होता है, जो स्टूडेंट्स जो अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहते हैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद, या फिर अपनी मास्टर्स के बाद, या फिर अपने एमबीए करने के बाद, तो वो लोग पूछते हैं सर मुझसे कि ऐसा क्या हम अपने रिज्यूमे में, ऐसा क्या हम अपने सीवी में जोड़ सकते हैं जो हमें मदद करे अब्रॉड स्टडी के लिए? ऐसा कौन सा हम कोर्स कर सकते हैं, ऐसे कौन सी क्लासेस ले सकते हैं जो हमें मदद करे अब्रॉड स्टडीज के लिए? ऐसा कुछ आप गाइड करें। बिल्कुल। देखिए, जो बच्चे भी हिंदुस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, तो ये समझ लें, मैं तो ये कहूंगा कि जो बच्चे हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाना चाहते, उनकी क्या वजह है कि जो बाहर नहीं जाना चाहते। जो जाना चाहते हैं उनको तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी कहना जरूर चाहूंगा कि हर बच्चे को ये सोचना चाहिए कि उसको मास्टर्स करने या पीएचडी करने हिंदुस्तान से बाहर जाना है। क्योंकि जब आप हिंदुस्तान से बाहर पढ़ने जाते हैं तो आपको एक एक्सपोजर होता है। देखिए, मैं भी काश्मीर से निकल के आया दिल्ली पढ़ने, तो मुझे फायदा हुआ। इसी तरह से जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं तो आपको एक्सपोजर होता है और आपकी एक वसी दायरा होता है और आप आगे बढ़ते हैं। तो हमारे हर बच्चे को ये सोचना चाहिए। लेकिन जब भी हायर स्टडीज की बात सामने आती है तो लोग ये समझते हैं हायर स्टडीज का मतलब है अमीर आदमी, कि जो अमीर है बस वही पढ़ने जा सकता है बाहर। ऐसा नहीं। देखिए, हमारे बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड के टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100 में आती हैं उनके कोर्सेज। इवन कुछ कोर्सेज तो ऐसे हैं जो टॉप 20 में आती हैं वर्ल्ड के। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ कुछ कंट्रीज के और कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम जरूर लूंगा, क्योंकि हम लोग जामिया मिल्लिया में हमारे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयूज हैं, उनके हम सेशंस कंडक्ट करते हैं अपने हायर स्टडीज के लिए। मिसाल के तौर पे एनएसटीयू है ताइवान की, उसके अलावा हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनके कोर्सेज जो है वो टॉप 20, टॉप 25, टॉप 50 में आते हैं। तो देखिए, जो कोर्स मतलब जरूरी नहीं यूनिवर्सिटी आती है, लेकिन कोर्स अगर आता है तो इसका मतलब यह है कि आप टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। और उनकी अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान से एक तो करीब है वो, आप 4 से 6 घंटे में फ्लाइट लेके पहुंच सकते हैं। उसके अलावा उनकी कॉस्ट कम है, उनकी फीस कम है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो ट्यूशन फी वेवर देती हैं, आपको स्कॉलरशिप देती है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको आपकी एकेडमिक सेक्शन आप मेरिटोरियस है, तो आपको नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जर्मनी। जो लोग ट्यूशन फ्री, जो कहते हैं ना पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, जर्मनी एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है उसके लिए। जर्मनी में आपकी ज्यादातर कोर्सेज ऐसी हैं जिसमें फ्री ट्यूशन फी होती है। इसके अलावा मलेशिया एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, उनकी काफी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो टॉप 200 में आती हैं।
इस तरह से जरूर आइडेंटिफाई करें। दूसरी बात जो आपने पूछी थी खास तौर से रेज्यूमे और कैसे आपको मदद करेगा, आपका क्या चीजें आप ऐसी करें जो आपके मास्टर्स में या आपके बैचलर मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपको हेल्प करेंगी। जो बच्चे हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में यानी कि बीए या बीएससी कर रहे हैं या कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको 2-3 चीजें करनी है जिससे उन्हें बहुत ज्यादा, क्योंकि जब आप बाहर अप्लाई करती हैं तो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है, ना कि ओनली एकेडमिक्स जरूरी है लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस जरूरी है। मिसाल के तौर पे वॉलंटियरिंग एक बहुत अच्छा एक कंपोनेंट होता है जिसमें जिसमें जो अगर आप देखें तो अगर आप किसी एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं और आपने वॉलंटियरिंग की हुई है तो वो एक अच्छे पॉइंट्स खास तौर से ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, आपने वॉलंटियरिंग की है और आप किसी अच्छी एनजीओ के साथ अच्छे प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है तो आपको उसके बेनिफिट मिलते हैं। आपको स्पोर्ट्स में अगर आपका स्पोर्ट्स में कोई ऐसा अचीवमेंट है, मिसाल के तौर पे आपने स्टेट में कोई रिप्रेजेंट किया, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है, तो आपके पास मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो 2-3 चीजें मैंने कही। एक जैसे आप वॉलंटियरिंग करें, एनजीओ के साथ काम करें, सोशल एक्टिविटीज करें। उसके अलावा आपका अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या क्या है, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज क्या क्या है, ये बहुत मैटर करती है हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए आपके एरेंज में। उसके अलावा स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां अगर आपने स्टेट या नेशनल लेवल पे कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्विज़ेस होती हैं जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं और अगर आपको कोई अचीवमेंट है तो वो अगर आपका मेंशन करते हैं, वो भी बहुत आपको कहीं ना कहीं आपको उसके पॉइंट्स होते हैं, बेसिकली उनके पॉइंट्स मिलते हैं। इसी तरह से कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को अगर आप करते हैं जो खासतौर से आजकल बहुत सारे ऑनलाइन पर बहुत सारे आपके जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनको या सर्टिफिकेशंस हैं उनको अगर आप करते हैं, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड है या बहुत सारे ऐसे सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर या यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट से रिलेटेड या यूएन वुमेन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो फ्री कोर्सेज होते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। वो देखिए रेलेवेंट चीजें आपको करनी चाहिए, ये बात समझने की है। मिसाल के तौर पे अगर आप एमबीए करने जाते हैं तो आपको थोड़ा सा ये जरूर शौक आपके जो कोर्सेज जिनसे या जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं उसमें ये जरूर रिलेशनशिप होना चाहिए। मिसाल के तौर पे कि आप मार्केटिंग आप एमबीए करना चाहते हैं और आप जितनी चीजें कर रहे हैं वो रिसर्च से रिलेटेड है, तो वो कहीं ना कहीं मिसमैच करती है, तो आपका रेज्यूमे वीक हो जाता है। जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बातें बताई जो वॉलंटियरिंग से लेके या फिर आपने जो स्पोर्ट्स और कोर्सेज और सर्टिफिकेट्स की बात की है, तो वो चीज़ें ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि अपने साथियों को वो चीज़ें ज़रूर अपने रिज्यूमे में ऐड करें ताकि आपके रिज्यूमे अच्छी बन पाए और वो चीज़ें इन्फ्लुएंस करें जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाएं, अब्रॉड जाएं, तो वो आपकी चीज़ों को बढ़ाने के लिए और बढ़ावा देंगी और आपको आसानी होगी एडमिशन लेने में। सही कहा सर? मेरी आवाज आपको मिल रही है? आपको जी मुझे बिल्कुल आपकी आवाज सुनाई दे रही है। तस्वीर तो आपकी थोड़ी स्टिल आ रही है लेकिन मुझे आवाज आपकी सुनाई दे रही है, तो बहुत यही मैं कहूंगा और जरूर एस्पायर करना चाहिए बच्चों को हिंदुस्तान से बाहर जाके पढ़ाई करने के लिए, या हिंदुस्तान में भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी जो आपकी आपका फोकस होना चाहिए वो अच्छे इंस्टीट्यूशंस के साथ होना चाहिए। आप हिंदुस्तान में पढ़ें या हिंदुस्तान से बाहर, जो टॉप इंस्टीट्यूशंस में बाहर जाने का मतलब ये पता ही नहीं है कि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में या लो ग्रेड इंस्टीट्यूशन में सिर्फ बाहर के नाम पर चले जाएं। आप इंडिया में भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस की कोशिश करें और अगर किसी वजह से आप क्योंकि बाहर जाने से आपको फायदा ज्यादा ये होता है कि आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है। जब इंडिया से आप बाहर चले जाते हैं तो जरूर कोई ना कोई एक कोर्स बाहर से करना चाहिए और इंटरनेशनल एरिना में जब आप जाते हैं तो आपकी बहुत ज्यादा आपको उसका फायदा होता है। जी, ठीक कहा आपने। इसी के साथ मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहूंगा कि सर हमारे दर्शकों में से और हमारे साथियों की तरफ से एक सवाल ये भी आया है इसी के चलते कि वो पूछ रहे हैं कि अगर कोई आर्ट्स का बंदा है, अगर वो आर्ट्स पढ़ रहा है और वो एमबीए करना चाहता है, तो किस तरीके का प्रिपरेशंस होगी, किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए उसकी? देखिए आर्ट साइड, क्योंकि एमबीए में कोई पैर नहीं होती कि आप आर्ट पढ़ रहे हैं, आप लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं या आपने बीटेक किया है या आप कुछ भी आपने ग्रेजुएशन एक सिंपली आपके लिए
ग्रेजुएशन इम्पोर्टेंट होता है, और ग्रेजुएशन अगर आप कर लिया तो आप एमबीए में अप्लाई करें। लेकिन एमबीए का जो टेस्ट होता है वो जाहिर है एक उसमें 2-3 कंपोनेंट होते हैं, जो रीजनिंग आप जिसको कहते हैं, उसके अलावा आपका जो एप्टीट्यूड है होता है, और आपका अंग्रेजी। तो ये चीजें वो हैं तो जो शायद आर्ट साइड से भी उनको थोड़ी दुश्वारी होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल मैथमेटिक्स नहीं होता, लेकिन 10वीं लेवल का मैथमेटिक्स होता है, तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो जो बच्चे खासतौर से आर्ट साइड से इस तरह की अगर ख्वाहिशमंद है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा उस पर फोकस करेंगे तो उनको कोई दुश्वारी नहीं आएगी। तो बाकी आप अंग्रेजी पे थोड़ा सा अपना फोकस करें, तो मुझे लगता है इंशाल्लाह आपको आसानी। और कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं, हमारे व्यूअर्स ये भी कह रहे हैं कि जब हम लोग इस चीज को तैयार कर लेते हैं तो एक बहुत ही बारीक चीज आती है जिसे हम कहते हैं एसओपी। तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या आता है कि एसओपी को लिखते हुए हमारे स्टूडेंट्स किस बातों को ख्याल में रखें कि हमें क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए? एसओपी काफी डिपेंड करता है हमारे थिंकिंग पर और हमारी चीजों पर। तो उसके बारे में सर, एसओपी के बारे में और बच्चों को बताएं, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि एसओपी से ही काम चलता है, कई जगह ऐसा होता है जहाँ डब्ल्यू काम चलता है। जी जावेद, देखिए ऐसा है, एसओपी जैसा कि हम जानते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, और ये बहुत जनरली लोग ये जनरली सवाल करते हैं, और सवाल का जवाब मैं दूसरी तरह से देता हूँ। देखिए, जब आपसे पर्पस पूछा जा रहा है तो पर्पस तो आपको पता होना चाहिए। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि मैं ये शो क्यों कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये जवाब सोचना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि मैं ये शो क्यों कर रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है, मेरी ऑब्जेक्टिविटी क्या है। अगर मुझे ये पता है कि मैं ये शो क्यों कर रहा हूँ, तो मैं बड़ा आसानी से आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख सकता हूँ। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो बच्चे, जब उन्हें पता होना चाहिए कि उनका पर्पस है। देखिए, बहुत बार क्या हो रहा है कि आप अंग्रेजी अच्छी लिखने की वजह से, बहुत सारे हमारे यहाँ भी क्या ना एसओपी राइटर्स हैं, आई नो दैट, बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जो एसओपी लिखते हैं। तो ठीक है, वो हो सकता है अंग्रेजी अच्छी लिखने के लिए आप किसी से मदद ले लें, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन इसका जो आपका मकसद है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं आपको बताऊं कि एसओपी की जहां तक बात है, तो एसओपी में वो चीज होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि आपके जो कोर्सेज हैं, आपकी जो एक्टिविटी है, वो रेलेवेंट होनी चाहिए आपके अगले कोर्स से, आपका अगला जो भी फ्यूचर प्लान है उससे जरूर रिलेट करना चाहिए एक्टिविटीज को। इसीलिए आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में वो चीज जरूर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप एमबीए क्यों करना चाहते हैं, तो एमबीए अगर आप क्यों करना चाहते हैं, ये बात आपको भी पता होनी चाहिए, और आपको बतानी भी चाहिए अपने एसओपी में। तो ये बात जरूर समझें कि एसओपी जब आप लिख रहे हो तो आपका मकसद बहुत क्लियर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं एक एमबीए करना चाहता हूँ डेवलपमेंट सेक्टर में, या डेवलपमेंट स्टडीज में, या सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट। अगर मैं इस तरह का कोई कोर्स करना चाहता हूँ, तो मुझे जरूर ये लिखना चाहिए कि मैं एमबीए में सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट में क्यों करना चाहता हूँ, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्यों करना चाहता हूँ। तो इस तरह की मुझे अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए, और वो जो आप लिखते हैं पर्पस, वो पर्पस ही आपके एडमिशन दिलाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए एसओपी लिखते वक्त आपका वो थॉट जरूर होना चाहिए कि बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए, कि उस कोर्स से वो रिलेट करे आपका पर्पस। अगर वो पर्पस रिलेट करेगा तो आपको वो कोर्स में एडमिशन मिलने में बहुत मदद मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर ये बताने के लिए, क्योंकि एसओपी वगैरह और जो अब्रॉड स्टडी की बात है वो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स में अक्सर ये सवाल आता है जहन में कि किस तरीके से बाहर जाएं, कैसे एसओपी लिखा जाए, कैसे क्या कोर्स किया जाए। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से रूबरू किया सर। इसी के साथ मैं थोड़ा सा पीछे चलना चाहूंगा। अगर मैं थोड़ा पीछे की बात करूं तो कई बार हमारे पास सवाल ये आते हैं टीयू के लिए, या फिर जो भी हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं उनके लिए सवाल ये आता है कि आजकल हम देखते हैं कि 12th के बाद एक ऐसा टर्न आता है लाइफ में जहां से हम अपना करियर डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, जहां से हम सोचते हैं कि हम एक नए करियर की तरफ मुड़ेंगे। तो जो लोग 12th कर रहे हैं, जो लोग इंटरमीडिएट करके पास आउट हुए हैं, वो लोग आजकल क्या सोचते हैं कि सिर्फ इंजीनियरिंग सिर्फ कोर्स है हमारे पास, या फिर हमारे पास सिर्फ डॉक्टरेट करना है, डॉक्टरी करनी है। इस तरीके के सवालात और इस तरीके के जवाब उनके जहन में आते हैं। पर कई कोर्स हमारे नजरों से ऐसे छुपे हुए होते हैं जिसमें अच्छा हमारे लिए फ्यूचर है, पर हम उसे देख नहीं पाते।
आपकी तरफ से मैं सर उन व्यूअर्स को अपने जिनका ये सवाल है उन्हें ये बताना चाहूँगा आपकी तरफ से किस तरीके से हम ये 12th के बाद एक टर्न ले और किस-किस कोर्स में हम जा सकते हैं जिसमें इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा भी अच्छा फ्यूचर प्लान है और अच्छा ग्रोथ है। सर आप बताएँ। देखिए, बिल्कुल सही कहा। जो न्यू एज कैरियर्स हैं, बेसिकली न्यू एज कैरियर्स में हमारे पास अभी बहुत सारे नए कोर्सेज हैं, जिसकी अगर आप देखेंगे तो खासतौर से जैसे मैंने आप पर कहा कि डाटा एनालिटिक्स एक ऐसा कोर्स है, मिसाल के तौर पे जो अभी जिसने एमबीए को भी शायद पीछे छोड़ दिया है। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम अभी जामिया में भी हमने शुरू किया है, जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एमएससी एक प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप इंजीनियरिंग, नो डाउट इंजीनियरिंग देखिए एक बहुत ही अलग तरह का, जनरली होता क्या है कि एक बहुत बड़ा वक्फा रहा जब इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के लिए बहुत सारी जॉब्स होती थी, लेकिन अभी इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की तादाद बहुत हो गई है, खासतौर से इंजीनियर्स की तादाद बहुत हो गई जिनकी एम्प्लॉयबिलिटी इशूज भी बहुत सारे हैं और उससे उनको जो है वो जॉब्स मिलने में परेशानी होती है। लेकिन अगर हम बात करें नए न्यू एज कैरियर की, तो मैंने जैसे बताया कि एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसके अलावा लैंग्वेजेस, अगर आप लैंग्वेजेस ऑप्ट करते हैं, अभी देखिए मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जामिया मिलिया में टर्किश एक प्रोग्राम है, बीए इन टर्किश है। उसके अलावा हमारे पास प्रोग्राम चाइनीज में है, हमारे पास कोरियन स्टडीज में प्रोग्राम है, इटालियन में है, कैटलैन में है, पोर्टुगीज में है, फ्रेंच में है, स्पेनिश में है। ये लैंग्वेजेस इतनी डिमांड में है, एजुकेशन के साथ एक लैंग्वेज प्रोग्राम वो एडवांस डिप्लोमा लेवल हो, नॉट डिप्लोमा लेवल हो। तो अगर एडवांस डिप्लोमा लेवल कर लेते हैं तो आपके जो जॉब प्रोस्पेक्ट है वो बहुत बढ़ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, अरबिक बहुत इंपॉर्टेंट एक लैंग्वेज है। अगर अंग्रेजी के साथ आपने अरबिक की है तो एक बहुत अच्छा एक कह सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा कहते हैं आपके प्रोस्पेक्ट बढ़ जाते हैं। अभी जामिया में हमारे एमएसएन में 22 लोग टर्किश बीए टर्किश के लिए 22 लोग, ये प्लेसमेंट ड्राइव में 22 लोग एक साथ, इतनी डिमांड है। इसी तरह से आप देखें तो अब आपके जो हमारे बच्चे, खासतौर से साइकोलॉजी एक बहुत अच्छा एरिया हो सकता है। मुझे लगता है साइकोलॉजी में जनरली हमारे बच्चों को जाना चाहिए, अभी बहुत उसकी डिमांड है। खासतौर से आज देखिए, आजकल जो लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर वहाँ काम हो रहा है तो मेंटल हेल्थ पर बहुत काम हो रहा है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं। अगर देखें तो कंटेंट राइटिंग में बहुत है, तो कंटेंट राइटर्स की बड़ी डिमांड है इस वक्त, कंटेंट राइटर्स की बहुत डिमांड है। अगर आप कंटेंट राइटिंग में कुछ काम करते हैं, इसी तरह से छोटे छोटे कोर्सेज हैं। अगर आप अपनी ग्राफिक्स स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आपकी बहुत एक खासतौर से ऐसे ग्राफिक्स में बहुत ज्यादा डिमांड आजकल चल रही है। अगर आप ग्राफिक्स सीख लेते हैं, कोई भी कोर्स कर लेते हैं, हम जामिया मिलिया में एक एमए एनिमेशन एंड ग्राफिक्स का कोर्स करते हैं, उसकी बहुत ही हाई डिमांड है। इसी तरह से में एक प्रोग्राम है जिसमें बच्चे कमर्शियल आर्ट्स वगैरह पढ़ते हैं, उनकी वो कभी नौकरी के लिए नहीं जाते, दे डू जस्ट फ्रीलांस वर्क। मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ बता दूं सारे आपके थ्रू जावेद साहब के, हिंदुस्तान में गिग इकोनॉमी 25% पहुंच चुकी है। गिग इकोनॉमी आपको मैं समझा भी देता हूँ, जो बच्चे नहीं जानते कि गिग इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो फ्रीलांस इकोनॉमी होती है, जिसमें जॉब्स नहीं होती। तो गिग इकोनॉमी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अभी हमारी जॉब्स जो है 25% जॉब्स वो हैं जो परमानेंट जॉब्स नहीं है, फ्री जॉब्स है। मतलब आप 2 घंटे आप काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं, आपको उसके पैसे मिल जाते हैं। 25% ऑलरेडी उस पर शिफ्ट कर चुकी है। आने वाले 5 साल में और मजीद शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि इतनी तेजी से शिफ्ट कर रही है। तो आप समझ लीजिए, अब जो आपकी जॉब्स है वो स्किल बेस्ड, ना कि आपकी डिग्री बेस्ड। इसलिए बहुत अहम है कि आपकी स्किल क्या है। देखिए, गूगल ने अभी अपना लॉन्च किया एक आपके पास कोई भी डिग्री ना हो, यू कैन ज्वाइन गूगल। अप्लाई करिए पर्टिकुलर पोस्ट, प्रूव करिए अपने आप को। अगर आप उनको उनके एग्जाम में प्रूव कर देते हैं तो दे टेक यू। तो इस तरह से शुरुआत हो गई है कि इस वक्त फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। आपको अपने कोर्सेज से ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है स्किल सेट। आपका स्किल सेट क्या है, और स्किल सेट में भी मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल से शुरुआत है। मतलब पहली सीढ़ी है आपका अच्छा कम्युनिकेशन, और जिसमें अंग्रेजी भी एक अपना रोल प्ले करती है। इसलिए अंग्रेजी को भी आप बैक सीट पे ना डालें। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी सब कुछ है, लेकिन क्योंकि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अगर आप जब आप किसी से बात कर रहे हैं हिंदुस्तान से बाहर, मिसाल के तौर पर आप इंटरनेशनल बिजनेस पर बात करते हैं,
और आप किसी अरब कंट्री में बात कर रहे हैं तो आपको तो अरबी भी नहीं आती। अगर आप किसी चाइनीज कंट्री में बात कर रहे हैं जहाँ मैंड्रिन बोली जाती है तो आपको या तो मैंड्रिन आनी चाहिए, तो अंग्रेजी आनी चाहिए। तो कुछ तो अंग्रेजी एक ऐसा है कि तकरीबन आप मेजोरिटी ऑफ द प्लेसेस अंग्रेजी में कम्युनिकेट कर सकते हैं। वैसे तो जैसे जापान आनी चाहिए, चाइनीज चाइना है तो चाइनीज आनी चाहिए। एक बात और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, जो मेरा तजर्बा थोड़ा सा है अपनी लैंग्वेजेस को लेके। हमारे कोरियन स्टडीज का एक प्रोग्राम चलता है, डिप्लोमा प्रोग्राम भी है और अभी हमने रिसेंटली ग्रेजुएशन भी शुरू किया है। उसमें कोरियन कंपनी बहुत ही कहते हैं ना, बड़ी उनको जरूरत होती है खास तौर से उन लोगों की जो कोरियन लैंग्वेज जानते हैं। इसी तरह से चाइनीज लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है, जैपनीज लैंग्वेज बहुत बहुत बहुत, फ्रेंच भी अगर देखते हैं तो कंपनी जिस कंट्री की होती है उस कंट्री की अगर आपको जबान आती है अंग्रेजी के साथ, देखिए लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है सबसे। तो जो बच्चे हमारे इस वक्त घर पे बैठे हुए हैं, फ्री हैं, वो अपनी जरूर इस पर फोकस करें कम्युनिकेशन स्किल्स पे। और वेरी मच फॉर कनेक्टिंग अगेन। Yes, sir. We're so sorry for this. So are you able to hear me? Yes, sir. We can hear you well. We're so sorry for the tech. मुझे लगता है कि ये कुछ टेक्निकल की वजह से we cannot continue and now टाइम भी मेरे लिए हैं वो यूपीएससी और आरसीए को लेकर के हैं। तो सर सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो ये है कि बेस्ट टाइम क्या होता है हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, और जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो उस टाइम हमें क्या चीज हमारे दिमाग में मौजूद होनी चाहिए, क्या ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनको फॉलो अप करना चाहिए? देखिए, जो हम यूपीएससी की अगर बात करें, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की हमारी जो रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है उसके फॉर्म रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। तो जो बच्चे भी अभी यूपीएससी का जिनका ख्वाब है वो जरूर उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो जरूरी है वो है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, इस साल आपने फाइनल एग्जाम दिए हुए हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपने पूछा कि किस वक्त तैयारी शुरू करनी चाहिए, तो जिस वक्त आपका जहन ये सोचने के लिए तैयार है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, उस वक्त आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए यूपीएससी। तो ये एक दो है जब आपको जरूर ये चीज देखनी चाहिए कि मिसाल के तौर पे आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो यूपीएससी की तैयारी क्यों करना चाहते हैं ये बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि यूपीएससी में एक सबसे अहम चीज है वो है आपका हार्डवर्क। यूपीएससी कोई बहुत सुपर कंप्यूटर्स नहीं चाहता, यूपीएससी में वो लोग चाहिए होते हैं जो ज्यादा हार्डवर्क करके जो कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क कर सकते हैं। क्योंकि ये लॉन्ग बड़े पेशेंस के साथ तैयारी करनी होती है। आपको ये जहनी तौर से तैयार रहना चाहिए कि कम से कम 3 साल आपके पास कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप पढ़ाई कर सकते हैं, ये आप जहन बना के चलें। हो सकता है आप पहले साल में क्वालिफाई कर लें, दूसरे साल में क्वालिफाई कर लें, लेकिन आपके जहन ये बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि मैं अगर एक बार यूपीएससी की तैयारी शुरू करता हूँ तो मुझे फिर यूपीएससी जब तक क्रैक नहीं हो जाता, जब तक मुझे ऑफर नहीं हो जाता, जब तक मुझे तैयारी छोड़नी नहीं। तो गिव अप अप्रोच नहीं होनी चाहिए और हार्डवर्क करने की आदत होनी चाहिए खूब। अगर आप हार्डवर्क बढ़िया तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। हार्डवर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेरी, कहते हैं बहुत कोई इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन जाहिर है आपको पढ़ाई करनी है खूब, लेकिन एक प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत होती है, एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। अगर आप अभी 12वीं क्लास में हैं और अगर आप 10वीं क्लास में हैं, अगर आप 8वीं क्लास में हैं और आपके जहन में ये है कि आप यूपीएससी में की जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, यूपीएससी तो बहुत सारे एग्जाम करता है कंडक्ट, सिविल सर्विसेज खासतौर से जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है उसमें अगर आप जाना चाहते हैं, जो टॉप सर्विसेज होती है खासतौर से उनमें आप अगर जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज, इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको ये जरूर सोच लेना चाहिए कि आप अगर आप जिस वक्त भी ये सोचते हैं उस वक्त से आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तैयारी में खास तौर से ये चीज होनी चाहिए कि आपको एक आपका जो जहन है वो जरूर एक ओपन माइंडेड चीज, मतलब रिसेप्टिव होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप हर चीज को समझें, अखबार को बहुत प्रॉपरली पढ़ें। अखबार भी जब पढ़ रहे हो तो वो अखबार ना पढ़े बस खड्डे में गिर गई और एक कुएं में बच्चा वो कोई बोरवेल में गिर गया, ठीक है, ये न्यूज, बट इम्पोर्टेंट न्यूज आज जो डिप्लोमेसी न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है,
इकोनॉमी की न्यूज है जिससे हिंदुस्तान की डेवलपमेंट पर फर्क पड़ता है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर फर्क पड़ता है, आगे आने वाले फ्यूचर में तो कैसे डेवलप होना है, क्या सोशल इश्यूज है, कौन सी ऐसी चीजें, तो वो अगर उसको फोकस करते हुए थोड़ा ओरिएंट करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, आपको खासतौर से सिविल सर्विस एग्जाम देने में। इसका ख्याल रखें। दूसरा, जो आपकी एक जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन जिन्होंने शुरू किया है, उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो यूपीएससी में जाना चाहते हैं तो 2 घंटे या 1 घंटा कम से कम 1 घंटा डेडिकेट करें, आप डेडिकेट करें, शेड्यूल करें एवरीडे, यानी कि सुबह शाम जब भी आप वक्त आपके पास, मिसाल के तौर पर शाम को आपने डेडिकेट किया कि 7 बजे से 8 बजे तक मैं सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी की पढ़ाई करूँ, कुछ भी पढ़ाई करूँ, तो वो आपका एक डेडिकेटेड होना चाहिए और आपको फिर कंसिस्टेंटली तैयारी उसकी 1 घंटे को जरूर उसमें, उसके बाद आपका चाहे एग्जाम है चाहे आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास वो 1 घंटा 100% डेडिकेटेड होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। दूसरा, ये जरूर आप प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए, उसमें डूज एंड डोंट्स हैं प्रिपरेशन के, और खासतौर से आपको ये जरूर पता होना चाहिए आपको क्या नहीं पढ़ना है। ये तो पता होना ही चाहिए क्या पढ़ना है, ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है, तो उसमें कहीं आप ऐसा ना हो कि वक्त खराब करें। इस तरह की तैयारी अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। मुझे कुछ, अगर आप देखें, ये वी शुड बी न्यूट्रल और प्रो गवर्नमेंट इन आवर अप्रोच फॉर द गवर्नमेंट। देखिए, इस तरह के सवाल जो मैं एक बात कहना चाहूंगा अपने सारे व्यूअर्स से कि हमें इस बात को जरूर सोचना है कि हमें ये एग्जाम के ताल्लुक से पूछ रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो या कोई भी इवन पर्सनल लाइफ में भी या इवन प्राइवेट जॉब में भी है, तो हमारी जिम्मेदारी टुवर्ड्स नेशन, टुवर्ड्स, देखिए सबसे पहले हमारा मुल्क है, हमारी सरकार है, हमारी कम्युनिटी है, हमारी सोसाइटी है, हमारी फैमिली है, सबके प्रति हमारा कुछ ना कुछ रोल, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और वो जिम्मेदारी हमारे लिए, हम एज ए यूथ, खासतौर से मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, आप लोग हमारा मुस्तकबिल है, आप कल का भारत है, आप हमारे मुल्क को बनाने वाले हैं, कल आप हमारी पोजीशन पे होंगे, हम चले जाएंगे। इसलिए जरूरी ये है कि आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, आपको मुल्क के बारे में सोचना है, आपको ये जरूर सोचना है कि हिंदुस्तान की तरफ पूरा विश्व देख रहा है, क्योंकि हम एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, हम एक बढ़ती हुई पावर है और हम एक बड़ा मार्केट है। तो हमें जरूर अपनी जिम्मेदारी को ये समझना है, हमें हमारा रोल, हमारा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशन, टुवर्ड्स कंट्री, टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स सोसाइटी जरूर हमें पता होना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है हमें अपना रोल समझना है और एज ए यंग फेलो आपको जरूर इस बात को समझते हुए हर अपने एक्शन को एक्ट करना है और आगे बढ़ना है। मैं सभी व्यूअर्स को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, विंग्स ऑफ डिजायर को शुक्रिया अदा करता हूँ और खासतौर से एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको अपना ख्याल रखना है, आपको अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, आपको अपने नेबर का ख्याल रखना है, आपको हर उस शख्स का ख्याल रखना है जो जरूरतमंद है। रमजान का मौका है, ईद आने वाली है, इसके अलावा जो परेशानियां आप देख रहे हैं, खासतौर से लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बेचारे बेघर इस वक्त लोग हैं, बहुत सारे मजदूर जिनकी नौकरी छूट रही है, बहुत सारे वो लोग जिनकी नौकरी थी नहीं जा पा रहे नौकरी पे, बहुत सारे ऐसे आपके जरूर एतराफ में लोग होंगे, हो सकता है उनको एक वक्त के खाने की भी जरूरत हो। आप इसका भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें और खूब पढ़ाई करें, खूब कामयाब हो। आप सबको मेरी ख्वाहिश है। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स टू ऑल जिन्होंने ज्वाइन किया, बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स ने भी ज्वाइन किया, उनको भी, और मैं माजरत खा हूँ कि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से हम जवाब नहीं दे पाए। तो हम एक सेक्शन इंशाल्लाह फिर जरूर करेंगे, खासतौर से और बच्चों के सवाल रह गए उनके जवाब। बहुत शुक्रिया। विंग्स ऑफ डिजायर की तरफ से आपको बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप आए इतने शॉर्ट नोटिस पर और हमारे साथ जुड़े, हमारे इतने इम्पोर्टेंट क्वेरीज को आपने इतनी आसानी से क्लियर किया, तो फिर उसके लिए बहुत शुक्रिया एंड वी लुक फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस विद आवर एनजीओ एज वेल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी, तो इसी के साथ हमारा डॉक्टर रियान सर से
फाइनली सेशन खत्म हो गया। आई होप आप सबके क्वेरीज जितने भी थे वो क्लियर हुए होंगे। स्टे कनेक्टेड विद द विंग्स ऑफ डिजायर, डू फॉलो अस, लाइक आवर फेसबुक पेज, आवर यूट्यूब एज वेल, वी आर ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन ट्विटर, यू कैन फाइंड अस ऑन आवर ट्विटर हैंडल बाय द नेम द विंग्स ऑफ डिजायर। इंस्टाग्राम पे भी अगर आप आए और अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया तो जस्ट टैप दैट फॉलो आइकन एंड गो विद अस, क्योंकि हम काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, आपके लिए, तो हमको भी आपका साथ चाहिए। प्लीज हमारा साथ दे, हमारे साथ जुड़े, द विंग्स ऑफ डिजायर एवरीवन। हम आगे भी इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव सेशंस ऑन एजुकेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज और जो भी छोटे छोटे आज हमारे इश्यूज हैं उन सबको लेकर के जल्दी आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड। दिस इज मी आर्या कौशिक, योर लिटरेरी सेक्रेटरी। गुड इवनिंग, बाय बाय, सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बाय।